नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सीट की सियासत के गणितज्ञ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 का लक्ष्य रखा बीजेपी के लिए। 370 को शह देने वाले लोगों को कश्मीर में मात देने वाले देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हमारे साथ आज तक पर जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आज तक पर। मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि क्या अब 3 फेजेस के चुनाव खत्म हो चुके हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं चुनाव में, चुनाव के बीचों बीच हम हैं, 400 पार आपको अभी भी व्यवहारिक लग रहा है या अब फाइल आएगी तो आप नंबर बदल देंगे? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मिलकर हम 400 पार के लक्ष्य को पार करने जा रहे हैं। मैंने पहले भी बताया कि हम 190 के पार हो चुके हैं और इस चरण में सबसे ज्यादा फायदा एनडीए को होने वाला है। इस चरण में सबसे ज्यादा कौन से राज्यों से आपको सबसे ज्यादा उम्मीद? देखिए, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है। तेलंगाना में कितना सर? 17 सीटों में कितना? हम कम से कम 10 सीटें जीतेंगे, 13 तक जा सकते हैं। 1 से 4 पे गए और 4 से आपको लग रहा है इस बार 10 पे जाएंगे आंध्र प्रदेश में, और 13 तक भी जा सकते हैं। और आंध्र प्रदेश में हमारे गठबंधन को कम से कम 17 सीटें मिलेंगी। 17 सीटें। चलिए 4 जून को इसका फैसला होगा। लेकिन क्या ये चुनाव 2024 का ध्रुवीकरण के लिए जाना जाएगा, जहां विपक्ष आरक्षण पर आपको घेर रहा है? आप राम मंदिर, हमने 370 हटाया, राष्ट्र नीति, राष्ट्रवाद हम ही लेकर आए हैं, सबसे ज्यादा ध्रुवीकरण इस चुनाव में होता हुआ हम देख रहे हैं। अंजना जी, 370 में ध्रुवीकरण क्या है? 370 ये देश के लिए आतंकवाद को फैलाने का नासूर बना हुआ था। इसमें ध्रुवीकरण क्या है? क्या ये देश को एक करना किसी की फर्ज नहीं है? और आप बारीकी से देखें तो हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा था कि इसको हटाना चाहिए क्योंकि इसके सामने टेम्पररी प्रोविजन लिखा था। एक भी प्रोविजन के सामने टेम्पररी प्रोविजन नहीं है। 370 के सामने क्यों रखा गया? वो इसीलिए रखा गया कि उस वक्त भी सब समझते थे कि इसको कभी न कभी जाना है। पर ये हमारा आज का एजेंडा नहीं है। जब से मेरी पार्टी बनी तब से जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक हमारा एक भी संकल्प पत्र या पहले घोषणा पत्र आते थे ऐसा नहीं है जिसमें हमने 370 हटाने का बात किया। आप सब लोग समझते थे नहीं हटेगा, हट गया, तो अब सभी लोग कह रहे हैं ध्रुवीकरण ध्रुवीकरण। 370 में क्या ध्रुवीकरण है? राम मंदिर वो भी आपके मैनिफेस्टो में हमेशा रहता था, आपने बनवा दिया, लेकिन क्या उसका फायदा हो रहा है? लोग मान रहे हैं कि जनवरी में हो गया, देखिए, वो फायदा नुकसान मीडिया ने खड़ा किया हुआ परसेप्शन है। राम जन्मभूमि हमारे लिए और देश और दुनिया के करोड़ों राम भक्तों के लिए विश्वास का सवाल है। हाँ, ये जरूर है कि राम जन्मभूमि में जब रामलल्ला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था और पूरे इंडी अलायंस के एडवाइजरों ने इसका बहिष्कार करने की रणनीति बनाई, तो इससे जरूर बीजेपी को फायदा हो रहा है। देश का हर नागरिक सोचता है कि 500 550 साल के बाद जब राम जन्मभूमि पर श्री राम का मंदिर बन रहा है, ये क्यों नहीं जा रहे? एक स्वाभाविक क्वेश्चन खड़ा होता है, किससे डरते हैं? एक जरूर क्वेश्चन खड़ा हो। अगर वो आ जाते हैं तो ये मुद्दा ही नहीं होता चुनाव। अगर वो आ जाते तो आप कहते कि देखिए हमने बनाया, अब इनको आना ही पड़ गया। आना ही क्या पड़ गया? सबको जाना चाहिए। ये राम मंदिर कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, एक ट्रस्ट बना है, वो ट्रस्ट चला रहा है जिसका भारतीय जनता पार्टी से स्नान सूतक का कोई लेन देन नहीं। अमित शाह जी, आज भी आप रैली में गए, आप हर जगह जाते हैं, वो कहते हैं वो शरिया लागू कर देंगे देश में, शरिया से ये देश नहीं चलेगा। अंजना जी, मुझे एक बात बताइए, हमारी विपक्षी पार्टी चुनाव घोषणा पत्र जारी करेगी और इसमें कहेगी कि हम पर्सनल लॉ लाएंगे, तो हम उसको जनता के सामने नहीं रखेंगे क्या? वो तो नहीं रखते हैं, वो जहां रखना है वहीं रखते हैं। मगर देश की जनता को वोट डिसाइड करने से पहले हमारा दायित्व है कि हमारी विपक्षी पार्टी और हमारी पार्टी दोनों ने क्या वादे किए हैं वो जनता के सामने रखें। और मैं आज आपके सामने कहता हूं, कल राहुल गांधी एक घोषणा कर दे, हम पर्सनल लॉ को प्रेस नहीं करेंगे, हम बोलना बंद कर देंगे। जब वो घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ लाते हैं
पर्सनल लॉ की बात रखते हैं तब आप उनको कुछ नहीं पूछते हो। और जब हम ये मुद्दा उठाते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश में फिर से पर्सनल लॉ लाने के लिए घोषणा पत्र में एक मुद्दा रखा है, तो आपको लगता है कि हम कम्युनल कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, आप सारे लोग जो इसको कम्युनल कह रहे हैं, पंथ निरपेक्ष देश के अंदर धर्म के आधार पर कानून होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। तो कम्युनल वो है जो पर्सनल लॉ की बात करते हैं, कम्युनल वो नहीं है जो यूसीसी की बात करते हैं। हम तो कह रहे हैं हम पूरे देश में यूसीसी लाएंगे। कानून और धर्म का कोई लेना देना ही नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तो यूसीसी आप राष्ट्र के स्तर पर लाएंगे या राज्यों के स्तर पर लाएंगे? देखिए, हमने शुरुआत तो उत्तराखंड से करी है। अब उत्तराखंड के जो कानून है इस पर सोशल स्क्रूटिनी होगी, रिलीजियस स्क्रूटिनी होगी, लीगल स्क्रूटिनी होगी और एक जो देश में बहस भी होगी। तो बहस के आधार पर जो फाइनल फॉर्मेट बनेगा वो राज्य भी कर सकते हैं, केंद्र भी कर सकते हैं। गृह मंत्री जी, उसी मैनिफेस्टो में कांग्रेस के ये भी लिखा है कि बहुसंख्यकवाद को हम रोकेंगे। इसको आप किस तरह से इंटरप्रेट? वो क्या होता है? उनका कहना मुझे तो है, मालूम ही नहीं है बहुसंख्यकवाद क्या होता है। वो कह रहे आप जरा एक्सप्लेन करिए। बीजेपी मेजोरिटेरियनिज्म करती है, जो बहुसंख्यक है इस देश में, हिंदू है, तो उनका दबदबा नहीं चलेगा। ये इम्बैलेंस वो इसमें देखते हैं। क्या दबदबा बीजेपी ने करा? कोई एक उदाहरण तो बता दे हमने क्या दबदबा करा? यूसीसी ये हिंदुओं के लिए नहीं है, सभी धर्मों के नागरिकों के लिए। धारा 370 हिंदू मुस्लिम का भेद नहीं करती है, राज्य राज्य के बीच में भेद करती है। एक देश में दो ध्वज, राष्ट्रध्वज चल सकते हैं क्या? चल सकते हैं क्या? कर्नाटक का नागरिक बंगाल में सेटल नहीं हो सकता, ऐसा चल सकता है क्या? हमने क्या किया है? हमने सालों से जो अन्याय चल रहा था वो अन्याय का निरस्त करने का काम किया है। आज आप रायबरेली में थे और वहां पर आपने राहुल गांधी से 5 सवाल किए हैं, जिसमें एक सवाल ट्रिपल तलाक का भी है कि वो बताएं कि क्या वापस लाएंगे। नहीं, मैं 5 सवाल रिपीट कर देता हूं। हाँ। जब आप पर्सनल लॉ हम लाएंगे तो ऑटोमेटिकली ट्रिपल तलाक वापिस आएंगे। तो मैं राहुल गांधी जी को आपकी चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या आप ट्रिपल तलाक वापिस लाएंगे? देश की जनता के सामने स्पष्ट करिए। क्या आप मुस्लिम पर्सनल लॉ के पक्षधर है? देश की जनता के सामने स्पष्ट करिए। क्या आप सर्जिकल स्ट्राइक का समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं? वो भी देश के सामने स्पष्ट करिए। आप राम मंदिर में दर्शन करने क्यों नहीं गए? इसकी स्पष्टता अगर कर सकते हैं तो आप करिए। और क्या आप धारा 370 हटाने का समर्थन करते हो या नहीं करते हो? मैं मानता हूं चुनाव के पहले श्री राहुल गांधी ने सारे सवालों पर बोलना चाहिए, देश की जनता जानना चाहती है। मुझे मालूम है वो नहीं बोलेंगे क्योंकि उनकी वोट बैंक हर्ट होती है, परंतु सवाल पूछने का हमारा अधिकार है। अमेठी नहीं, वो रायबरेली से लड़ रहे हैं और आपकी पार्टी कह रही है वहां से भाग गए। इस पर आपका क्या नजरिया है? उनकी मां की सीट थी। देखिए, कोई भी सीट मां या बाप की नहीं होती है, देश की जनता तय करती है। गांधी परिवार ने आप लोगों को भी आदत डाल दी है, मां की सीट थी, बाप की सीट थी, इसकी सीट थी, वो तो जनता तय करती है जी। कैसे मां की सीट थी? इटली से लेकर आए थे क्या? कोई सीट किसी की नहीं होती है, देश की जनता तय करती है कि यहां से कौन उनका जनप्रतिनिधि होगा। मगर सवाल इसलिए खड़े होते हैं, देश के चुनाव आयोग ने एक नियम बनाया है कि एक साथ आप 2 जगह से चुनाव लड़ सकते हो। इसमें कोई आपत्ति नहीं, कोई भी लड़ सकता है। मगर वायनाड का चुनाव समाप्त होने देना, वायनाड का सर्वे देखना कि वहां हारने का भय है और उसके बाद में रायबरेली का निर्णय करना। वायनाड की जनता को आपको वोट देते वक्त बताना चाहिए था कि आप रायबरेली से भी लड़ने वाले हो, तो वायनाड की जनता उचित निर्णय कर पाती। उस वक्त आप मौन हो जाते हो, वायनाड का वोटिंग होने देते हो और बाद में कहते हो नहीं अब तो हम रायबरेली से लड़ते हैं। मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं करना चाहिए, पारदर्शिता रखनी चाहिए।
शुरू से ही आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष बार बार आपको क्या बैकफुट पर डाल रहा है। एक फेक वीडियो आपका भी उन्होंने, डीप फेक, जो जिसकी जांच भी हुई, लेकिन उससे पहले काफी फैल गई थी। तो क्या ये एक मुद्दा है जिस पर आप लोगों को, सबको, जनता को समझाना पड़ रहा है? देखिए, आपने ही जवाब दे दिया। फेक वीडियो वो ही डालते हैं जो फ्रस्ट्रेट होते हैं, जिनको जीतने का विश्वास नहीं। फेक वीडियो क्यों बनाना पड़ता है? जो बात मैं बोला ही नहीं, मेरे मुंह में डालकर जनता के सामने रखने का प्रयास किया। और मुख्यमंत्री जी की ऑफिस ने भी वो ट्वीट को फॉरवर्ड किया। यही बताता है कि वो आत्मविश्वास खो चुके, हार को स्वीकार कर चुके। और जहां तक आरक्षण का सवाल है, ये कह रहे हैं मोदी जी 400 सीट इसलिए मांग रहे हैं कि उनको संविधान बदलना है, आरक्षण हटा देना है। खुलकर बोलते हैं, निर्लज्जता से बोलते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं, उनको शायद ये नॉलेज नहीं है कि 10 साल से हमारे पास पूर्ण बहुमत है। हमने हमारे पूर्ण बहुमत का उपयोग आरक्षण हटाने के लिए नहीं किया, धारा 370 हटाने के लिए, ट्रिपल तलाक हटाने के लिए किया, जीएसटी लाने के लिए किया, राम मंदिर बनाने के लिए किया। अगर आरक्षण हटाने की मंशा होती तो कब का हट चुका होता। 10 साल से हम पावर में, मगर आरक्षण पर आघात कांग्रेस पार्टी ने किया है। कर्नाटक और हैदराबाद में उन्होंने धर्म के आधार पर 4% और 5% जो आरक्षण दिया है, इससे पिछड़ा समाज का आरक्षण, एसटी का आरक्षण, एससी का आरक्षण आहत हुआ है, उस पर डाका पड़ा है। और धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान सम्मत नहीं है। लेकिन इसके पीछे की वजह सर, आप ही के कुछ सांसद नहीं है जिन्होंने कहा कि 400 पार जाएंगे, हम संविधान बदल देंगे? वो क्या इसकी वजह नहीं है? क्योंकि उन्होंने शायद एक मैसेज ऐसा दिया कि आप कुछ बदलना चाहते हैं, उसी को उन्होंने लूप होल इस्तेमाल किया। देखिए, हमारे कुछ सांसद बोलना और कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता बोलना, दोनों में कोई अंतर है या नहीं है? एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रत्याशी और एक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और उनके मुख्य प्रचारक ये बात कहते हैं, दोनों के बीच में अंतर है या नहीं है? अब राजधानी दिल्ली पर आते हैं सर, विपक्ष बार बार यही कह रहे, वो कहते हैं कि घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है। लेकिन वो कह रहे हैं कि गृह मंत्री और बीजेपी तो पूरा घी का डब्बा ही पलट देती है। सख्ती के साथ विरोधियों पर कार्रवाई हो रहा है, सबको जेल में डाला जा रहा है। और अब जबकि सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली है 1 जून तक के लिए अरविंद केजरीवाल जी को। देखिए, आपकी चैनल सतत प्रचार कर रही है कि बेल मिली है, वो झूठ है। सुप्रीम कोर्ट ने इनको बेल नहीं दी है। मैं आशा करता हूं कि अब के बाद शायद कोई एंकर आपका न बोले। सतत आज तक का प्रचार है कि अरविंद केजरीवाल को बेल मिला है, ये इंटरिम बेल मिला है, अंतरिम बेल, हाँ, अंतरिम जमानत मिली है। और उनकी प्ली क्या थी कि मेरी अरेस्ट ही गलत है, मुझे दोष मुक्त कर दीजिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। फिर प्ली मॉडिफाई की गई, क्या की कि हमें बेल दे दीजिए, चुनाव प्रचार, वो भी नहीं माना। और फिर प्ली मॉडिफाई की कि चुनाव प्रचार के लिए हमें इंटरिम बेल दीजिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने माना। तो 1 तारीख तक का बेल दिया है, 2 तारीख को फिर से तिहाड़ में जाना है। इसमें इतना एक्साइटमेंट क्या है आज तक को, मुझे मालूम नहीं है। नहीं, आज तक को कोई एक्साइटमेंट नहीं है। बहुत ढेर सारा है, मैं भी तो देखता हूँ ना चैनल, हमारे समर्थक हमें भेजते हैं। मैं कहता हूँ कि भाई आप अकेला आज तक क्यों देखते हो? काफी चैनल सच्चा बताती है, उनको भी देखा करिए। सर, अंतरिम जमानत के दौरान जब वो लोगों के बीच जाएंगे, आपको लगता है कि उनको एक सिंपैथी का वोट इससे मिलेगा? जब वो लोगों के जहां जहां वो जाएंगे 100 करोड़ का भ्रष्टाचार दिखाई पड़ेगा। सिंपैथी किस चीज की? एक व्यक्ति एक एनजीओ चलाकर हमेशा कहते थे हम कभी राजनीति में नहीं जाएंगे, जो राजनीति में आ गए। बाद में वो कहते थे हम सरकारी बंगलो नहीं लेंगे, सरकारी बंगलो ले लिया। और बंगलो भी ऐसा बनाया कि जिसमें किसी को वो ले जा नहीं सकते थे, पब्लिक को बाहर जाकर मिलते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर कर आप इतनी सारी प्रसिद्धि कमाए, आप स्वयं सैकड़ों करोड़ के भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए। किस चीज की सिंपैथी मिलेगी मुझे बताइए? बाहर आते ही उन्होंने एक नई लाइन पकड़ी है, उसमें वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 में रिटायर होंगे
और वो देखिए, आपके बारे में कह रहे हैं उनको कि इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। मैंने कल स्पष्ट कर दिया, फिर आज आपके सामने आपकी चैनल पर स्पष्ट कर देता हूं, 29 तक मोदी जी ही प्रधानमंत्री रहेंगे और 29 के बाद भी मोदी जी ही हमारी पार्टी का नेतृत्व करेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड्स, देखिए 3 मुद्दे सर जो विपक्ष लगातार आप पर आरोप लगा रहा है, उन तीनों पर मैं आपसे एक एक प्रश्न करना चाहती हूँ। सबसे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो भ्रष्टाचार पर एक छवि थी बीजेपी की, क्या उसको डेंट लगा है? इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर वो बार बार आपकी पार्टी को, आपकी सरकार को घेर रहे हैं। नहीं, ऐसा कौन कह रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भ्रष्टाचार हुआ है? वो विपक्ष का कहना है कि जिन कंपनियों से आप पर जांच चल रही थी, वो कंपनियां बीजेपी को पैसा देखिए, दे अब रही मैं हैं बताता हूँ, दबाव में। विपक्ष अगर ये कहता है राहुल गांधी शब्द प्रयोग करते हैं, आप थोड़ा संकोच से नहीं करती है, मगर मैं ही कर देता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा उगाही का स्कैंडल है, हाँ। ऐसा बोलते हैं। तो मैं उनको बड़ी विनम्रता से ये बात करना चाहता हूँ कि 6,000 करोड़ भारतीय जनता पार्टी को मिला है और 6600 करोड़ इंडियन अलायंस को मिला है। तो आपने भी 6600 करोड़ की उगाही की है क्या? किस प्रकार के शब्द प्रयोग करते हैं? ऑफिशियल चेक से रिजर्व बैंक में पैसा गया है, बॉन्ड निकला है और बॉन्ड पार्टी ने ऑफिशियल अकाउंट में जमा करा है। उगाही का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। और हमसे ज्यादा पैसा कांग्रेस पार्टी को मिला है। हमारी 13 सरकारें हैं, उनकी 2 सरकारें हैं। हमारे 303 सांसद है, उनके 35 सांसद है। हमें 6,000 करोड़ मिला, उनको 1,500 करोड़ मिला है। अनुपात में देखें तो कांग्रेस को 9,000 करोड़ रुपया मिला है, मगर वो महाशय इसका जवाब ही नहीं देते हैं, ना आप उनको पूछते हो। नहीं, हम तो चाहते हैं कि वो इंटरव्यू दें, जिस दिन देंगे जरूर उनसे पूछेंगे, लेकिन प्रश्न वहीं पर आके रुकता है कि जिन कंपनियों की जांच हो रही है सर, वहां से अगर पैसा आता तो उसको वो इशू बनाते हैं। देखिए, आज चुनाव चालू हो गया है जी, अब बॉन्ड तो बंद हो गए, तो चुनाव स्वाभाविक रूप से कैश चंदे से चलता होगा। वो कंपनियों की भी जांच चलती होगी। कम से कम बॉन्ड से चुनाव और राजनीति में कैश का प्रभाव समाप्त हुआ था। अभी के दौरान में उस पर रोक लगने के बाद अब कैश से सारा ट्रांजैक्शन हो रहा है, जिसके बारे में पता नहीं चल तो पाएगा। कैसे होगा? चेक तो बंद कर दिया। फिर क्या तरीका है सरकार के? तो अब अगर आपकी वापसी होती सुप्रीम है, कोर्ट ने सोचना पड़ेगा। कोई जाएगा सारे बैलेंस शीट पार्टियों के लेकर? आपने तो कैश को बढ़ोतरी कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट को सोचना है। वापसी अगर आपकी सरकार की होती है तो आप इसको टेकअप करेंगे? क्या देखिए, करेंगे? मैं चाहता हूं कि इस पर पूरी बहस संसद में होनी चाहिए। दूसरा मुद्दा सर जिस पर वो घेर रहे हैं बार बार है, वो है आपका और जेडीएस का जॉइंट कैंडिडेट, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को लेकर। उनका कहना है कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर वो भाग गया, सरकार ने कुछ नहीं किया। तो आप क्या कर रहे हैं उस पर, और दूसरा किस तरह से आप इस पूरे केस को देखते हैं, क्योंकि इस पर वो घेर रहे हैं आपकी सरकार? देखिए, आप मुझे बताइए, कर्नाटक में सरकार किसकी है? कांग्रेस की। और लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? कर्नाटक सरकार के। किसको अरेस्ट करना था उसको? अब उल्टा हमें सवाल पूछ रहे हैं। और मैं स्पष्टता पूर्वक कर्नाटक सरकार पर आरोप लगाना चाहता हूं, जब तक वोकलिगा बेल्ट का वोटिंग नहीं हुआ, उनके पास सूचना होने के बावजूद उन्होंने रेवन्ना पर कोई कदम नहीं उठाया, उनको भाग जाने दिया, क्योंकि वो डरते थे कि हमारी वोकलिगा वोट बैंक पर नाराजगी आएगी, और फिर बाद में शोर शराबा कर रहे हैं। मैंने दूसरे दिन ही स्पष्ट किया था मेरी पार्टी की ओर से कि कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए और तत्काल उठाना चाहिए। हमें कोई आपत्ति नहीं। उसको वापस लाने के लिए कुछ कदम उठाया जाएगा? अभी क्या? तक इन्होंने कोई दरखास्त नहीं भेजी है, ये सेकंड तक। कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक सरकार। अब सर अगला आते हैं जो इकोनॉमिक अफेयर्स काउंसिल, जो पीएफ, जो आर्थिक सलाहकार परिषद है प्रधानमंत्री का, वो एक रिपोर्ट लेकर आई। और फिर तीसरा हमला विपक्ष का यही है कि जैसे चुनाव के बीचों बीच आप लोग डर गए तो आप लोग मंगलसूत्र लेकर आए, ये रिपोर्ट लेकर आए। रिपोर्ट कहती है कि 43% मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है और 7.8% हिंदुओं की। तो कह रहे हैं कि ये भी एक तरीका है। नहीं, इस पर बहस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या देश की डेमोग्राफी इतने गलत अनुपात में
बढ़ना या कम होना, ये देश में चुनाव के वक्त बहस का मुद्दा है या नहीं है? और कांग्रेस क्यों डर रही है? मुसलमान नहीं बोल रहे, कांग्रेस क्यों बोल रही है? भाई ये फैक्चुअल डेटा है, मैं तो मानता हूं इस पर बहस होनी चाहिए। और कांग्रेस को क्या डर है? बहस से क्या डर है? वो भी जवाब दे कि नहीं कोई बात नहीं, बढ़ने दो, हमें क्या आपत्ति है, बोलिए आप। पिछले 65 सालों का डेटा है ये, 2015 तक। पिछले 65 साल का डेटा है, मगर हर साल का ब्रेकअप भी है, हर 10 साल का ब्रेकअप भी, एक दशक का ब्रेकअप है अंदर। अब आते हैं 4-5 राज्यों पर जहां से ये तय होगा कि आपकी सरकार वाकई 370 और 400 पार कर पाएगी या नहीं। यूपी में सर कितनी उम्मीद है? देखिए पिछली बार जब चुनाव में इंटरव्यू किया था आपका, तो आप बीजेपी के अध्यक्ष थे और 71 सीटें बीजेपी की आई थी, लेकिन वो फिसली जब गठबंधन हुआ। इस बार कांग्रेस और अखिलेश का गठबंधन है, आपको क्या लग रहा है? क्या आपकी स्मृति में जरा ताजा करा दूं, गत चुनाव में कांग्रेस, अखिलेश, मायावती और आरएलडी का गठबंधन था। इस वक्त आरएलडी हमारे साथ है, बहन मायावती अलग लड़ रही है और ये दो लड़के लड़ रहे हैं। ये दो शाहजादे 2017 में भी इकट्ठा लड़े थे और सुपड़ा साफ हो गया था। हम 325 सीट जीत कर आए थे। यूपी में इस बार हमारी सीटों में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। तो जो 62 वाला था 19 का नंबर, या जो 71 था आपका एनडीए के साथ 73-14 वाला? देखिए अभी 7 चरण में चुनाव है, एकदम फाइनल आकलन तो कह नहीं सकते, परंतु हम 65 सीटें प्राप्त करे थे एनडीए गत चुनाव में, इस बार हम 65 से आगे जाएंगे। बंगाल के समीकरण पर आते हैं सर। 18 से आप दम भर रहे हैं 25 का, लेकिन कैसे हो? क्योंकि बहुत दिलचस्प है, गर्मी की बात हो रही है कि थोड़ा उदासीन है बिहार की जनता वोटिंग में, लेकिन वही बंगाल में 70% पार जा रहा है नंबर। इसको कैसे रीड करें? बंगाल में भी गत चुनाव के अनुपात में कम हो रहा है, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं हम बंगाल में 30 तक भी जा सकते हैं, 25 मिनिमम, 30 तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जहां पर पिछली बार आपके साथ गए भी थे हम लोग, नॉर्थ पश्चिम बंगाल में सर, जहां पर अच्छी पैठ थी, वहां पे क्या सीट कंफ्यूजन हुआ कि पहले पवन सिंह को उतारा आसनसोल में शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ, फिर एसएस अहलूवालिया को भेज दिया, फिर दुर्गापुर की सीट में आपको किसी और को भेजना पड़ा। तो ये लग रहा है क्या कि वो कॉन्फ्लिक्ट आएगा, कंफ्यूजन आएगा? पार्टी कई बार नाम घोषणा करने के बाद पुनर्विचार करती है, कोई पहली बार नहीं हुआ है, कई बार होता है ऐसा। आते हैं सर महाराष्ट्र पे, जिसमें इलेक्शन पंडित मान रहे हैं कि सबसे मुश्किल आप लोगों के लिए होगी, क्योंकि व्यूअर भी, जो वोटर है वो भी कंफ्यूज्ड है कि असली शिवसेना कौन, नकली कौन, असली एनसीपी कौन, नकली एनसीपी कौन, और बाकी 2-3 पार्टियां तो है ही। तो ये 5-6 पार्टियों के इस महाभारत में कैसे आप लोग वहां? देखिए हम हमारे तीनों साथी दल मिलकर भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी, अजीत पवार की एनसीपी, ये तीनों मिलकर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। अभी वहां पर भी छठे चरण तक चुनाव है, एकदम नंबर्स का आकलन नहीं कर सकते, मगर मैं मानता हूं महाराष्ट्र हमारे लिए एरिया ऑफ कंसर्न नहीं है, एरिया ऑफ कंसर्न नहीं, चिंता का कारण नहीं है। 5 का मैसेज इस पर आपको लग रहा है सर कि आप लोगों को, मतलब चाहे वो राजस्थान हो जहां आपको रिपीट परफॉर्मेंस चाहिए, अगर उतने नंबर्स चाहिए, गुजरात में आपको रिपीट परफॉर्मेंस चाहिए, मध्य प्रदेश में रिपीट परफॉर्मेंस चाहिए, बिहार में रिपीट परफॉर्मेंस चाहिए, जिससे आप वो नंबर्स पा पाएंगे? देखिए मैं 5 नंबर में कारण बता नहीं सकता, मैं ऐसा पूछ सकता हूं ऐसे क्या 5 चीजें जिसके कारण हमें कोई वोट न दे, परंतु मैं बताऊंगा जरूर। हमने 80 करोड़ लोगों के जीवन में उनके जीवन स्तर को उठाने का काम किया है। करोड़ों लोगों के घर में गैस का सिलेंडर दिया, पीने का पानी भेजा, शौचालय दिया है, घर दिया है, बिजली दी है, 5 लाख तक का बीमा दिया है और 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह उनको हम मुफ्त में दे रहे हैं। ये 60 करोड़ लोग जिनका देश के लोकतंत्र और अर्थतंत्र से कोई रिश्ता ही नहीं था, वो आशा गवा बैठे थे, आज वो नए विश्वास के साथ देश के विकास के साथ जुड़े हैं। और मैं मानता हूं ये मोदी जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इकोनॉमी की भाषा में अगर मैं कहूं तो हमारी इकोनॉमी 70 करोड़ लोगों की थी, आज हमारी इकोनॉमी फिर से 130 करोड़ लोगों की हो गई।
क्योंकि उनके पास परचेजिंग कैपेसिटी बड़ी है उनकी परचेज करने की। जो पैसा उनका जाता था ये सारी बुनियादी चीजों में, वो अब उनको खर्च नहीं करना पड़े। धारा 370 जो इस देश के लिए आतंकवाद का फैलाने का नासूर बना हुआ था, हमने इसको समाप्त कर दिया। देश को कमोबेश हम कह सकते हैं कि आतंकवाद से मुक्त कर दिया है। देश के अंदर पशुपति टू तिरुपति एक नारा नक्सलाइट दिया करते थे। आज झारखंड पूर्णतया मुक्त है, बिहार पूर्णतया मुक्त है, तेलंगाना पूर्णतया मुक्त है, उड़ीसा पूर्णतया मुक्त है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र भी पूर्णतया मुक्त है। सिर्फ छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में बीच में 5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, इसके लिए ये चीज रुक गई। अब तेज अभियान चला है, 125 लोग मारे गए हैं, 325 लोग अरेस्ट हुए हैं, 192 सरेंडर हुए हैं। तो वहां पर भी बहुत तेज अभियान अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 4 महीने में चला है। मुझे विश्वास है हम नक्सलवाद से देश को 1-2 साल में ही मुक्त कर देंगे। जीएसटी दुनिया का सबसे बड़ा बिक्री कर रिफॉर्म है और वो हमने सफलतापूर्वक लागू किया है। जीएसटी 16 टैक्सों के बदले एक ही टैक्स बना। 16 असेसमेंट व्यापारी को करने पड़ते थे, अब जीएसटी का ऑनलाइन असेसमेंट होता है। जीएसटी जब इंट्रोड्यूस किया तब ये 16 टैक्सों का टोटल 60,000 करोड़ था, आज 2,10,000 करोड़ तक कलेक्शन पहुंचा है। हमने कई सारे इस प्रकार के रिफॉर्म को आगे बनाए, जैसे सीए हमने इंट्रोड्यूस किया है, जिससे शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। ट्रिपल तलाक को हटाया है। 34 लाख करोड़ रुपए का ट्रांसफर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम से किया है और सुरक्षा के मामले में भी सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक, आज पूरी दुनिया भारत को इस चीज से याद करती है कि भारत की सीमा और सेना उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। चंद्रयान पर, चंद्र के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक दुनिया में भारत सबसे पहली बार पहुंचा है। G20 का आयोजन, इसकी भूरी भूरी प्रशंसा विश्व भर के नेताओं ने की है। हमने राम मंदिर बनाने का हमारा वादा पूरा किया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर औरंगजेब ने तोड़ा था, उसके बाद पहली बार बन चुका है। सोमनाथ का मंदिर सोने का बन रहा है और हमने भारत नेट के माध्यम से 2 लाख गांवों को ऑनलाइन लेने का काम भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार ने किया। मैं 13 साल की उम्र से चुनावी परिणामों के आंकड़े और विकास के आंकड़ों का विद्यार्थी हूं। कोई 10 साल में इतने सारे फ्रंट पर इतना अच्छा काम कभी नहीं हुआ है। कृषि हो, स्टार्टअप हो, नई शिक्षा नीति लाना हो, कोई क्षेत्र को छोड़ा नहीं। आदिवासियों का बजट जो 22-23 हजार करोड़ था, इसको 1,25,000 करोड़ किया है। दलितों के बजट में भी 1 लाख करोड़ की वृद्धि हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट 1,10,000 करोड़ था, अब 11 लाख करोड़ है। एक और चीज पर बहुत चर्चा होती है आपकी कि आप देश का भूगोल भी बदलना चाहते हैं। पीओके पर नजर है गृह मंत्री अमित शाह की, क्या मैं अकेला नहीं, देश के करोड़ों लोग चाहते हैं, शायद आप भी चाहती होगी कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर जल्दी से भारत का हिस्सा बन जाए, क्योंकि देश की संसद का ये निर्णय है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का ही, इसको कोई हमसे छीन नहीं सकता। ये सिर्फ मेरा नहीं, देश का मुद्दा है। गारंटीज के लिए और भी ये कांग्रेस के नेता धमकी दे रहे हैं कि आप पाकिस्तान को सम्मान दीजिए, उनके पास एटम बम है। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं पाक ऑक्यूपाई कश्मीर लेने जाओगे तो वो एटम बम गिरा देंगे। मणिशंकर अय्यर ने कहा है। मणिशंकर अय्यर ने भी कहा, फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा। क्या कहना चाहते हैं? क्या इतना बड़ा देश, 130 करोड़ की आबादी डर कर अपना अधिकार छोड़ देगी? भारतीय जनता पार्टी कभी ऐसा नहीं होने देगी। ये जो भाषा है
इंडिया अलायंस को एक्सपोज करती है, और वो बखूबी जानते हैं। मुख्य लोग नहीं बोलेंगे, पेरिफेरियल बुलाएंगे और अपनी वोट बैंक को एड्रेस करते हैं। अब देश की जनता उनको जान चुकी है। मणिशंकर अय्यर जी हर चुनाव में कुछ न कुछ ऐसा बोलते हैं, सस्पेंड होते हैं, फिर वापिस कब आए किसी को मालूम नहीं पड़ता। आखिरी के 2 सवाल सर। गारंटी के लिए भी ये चुनाव जाना जाएगा। आपकी पार्टी मेन मोदी की गारंटी उसी पर चल रही है आगे, कांग्रेस अपनी गारंटी दे रही है, अब केजरीवाल जी भी 10 गारंटी दे रहे हैं। तो गारंटी में जनता को फर्क देखिए, मैं पहले कैसा है? केजरीवाल जी का कह देता हूँ। केजरीवाल जी की गारंटी आज तक और कुछ चैनलों के अलावा कोई नहीं मानेगा, इसलिए क्योंकि वो सिटी 22 लड़ रहे हैं। अब कह रहे पूरे देश में फ्री बिजली देंगे। 22 सीट लड़ने वाला व्यक्ति कैसे सरकार बना सकता है? मुझे बताइए, कैसे बना सकते? कोई उनको पूछता भी नहीं है कि भाई आपके पास नंबर ही नहीं है, सभी के सभी जीतते हो तो भी तुम देश में शासन में नहीं आते हो। अब उनकी गारंटी का क्या मतलब रह जाएगा? मुझे बताइए। और बड़े महान नेता की तरह वो 10 गारंटियां घोषित करते हैं और देश में कोई पूछता भी नहीं है कि जो व्यक्ति की पार्टी 22 सीटें लड़ रही है वो कह रहा है मैं सबका बिजली बिल माफ कर दूंगा, और कई चैनल उसको घंटों दिखा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, दिखा। देश की जनता जानती है कि ये गारंटी का कोई मतलब नहीं है। इंदिरा जी ने गारंटी दिया था हम गरीबी हटाएंगे। अब मोदी जी ने सबको शौचालय दिया, गैस दिया, पानी दिया, घर दिया, बिजली दी, अनाज दिया, कोरोना का टीका लगाया, 5 लाख तक का स्वास्थ्य का खर्चा दिया। तो अगर आप इंदिरा जी की गारंटी चौथी पीढ़ी तक नहीं लागू कर पाए तो मैं मानता हूं राहुल जी की क्षमता इंदिरा जी से बहुत कम है। आखिरी सवाल, चैलेंजर आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल तो 22 सीटें ही लड़ रहे हैं, वो कैसे बनेंगे? तो सबसे बड़ा चैलेंजर नहीं, मैं ऐसा नहीं, मैं कह रही हूँ सबसे बड़ा चैलेंजर कौन आपको दिख रहा है विपक्ष से? अभी तो ममता जी, हमें सबसे बड़ा चैलेंजर हम खुद है कि हमारी बात हम मीडिया को समझा नहीं पा रहे। बस मुझे तो यही एक चैलेंज। तो माध्यम है सर, आप बोल रहे हैं, जनता सुन रही है, तय जनता को करना फिर है। भी एंकर भी काफी कुछ करते रहते हैं। जनता को करना हमारे है। अलावे हम तो आपकी चैनल पर हम मतलब राजनेता जी। ये 2-2.5 घंटा आते हैं, बाकी 22 घंटा तो आप लोग ही होते हैं। और आपको जो ठीक पड़े वो ट्रेंड सेट करने का प्रयास भी करते हैं। ठीक है, वो तो डेमोक्रेसी में, इसका भी स्वागत है। आखिरी सवाल, कितनी सीटें आप देख रहे हैं अपनी नजर में? हम 400 के पार हो जाएंगे। हाँ। मैं देश की जनता का करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि हमने स्थिर सरकार के परिणाम देखे हैं। स्थिर सरकार के कारण 10 साल में ये देश कहां से कहां पहुंच गया। फिर एक बार मोदी जी को आशीर्वाद दीजिए, एनडीए को 4 से पार कराइए। मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि आने वाले 5 साल में महान भारत की रचना की नींव मोदी जी के नेतृत्व में पड़ने वाली है। मोदी जी का समर्थन करिए, मतदान अवश्य करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, जिनका ये मानना है कि 400 पार वो इस बार भी जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछले 4 दशक से उनके साथ काम करने वाले, राष्ट्र नीति में एक नई पहचान और उड़ान इस देश को ले जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री आज तक पर हमारे साथ लाइव थे। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।